नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अपने तेवर को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। यूपी तक के साथ हाल ही में उन्होंने एक खास बातचीत की, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जिसमें बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर जिंदा रहा तो एक बार लोकसभा दोबारा जरूर जाऊंगा। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है, ये मानना है कि उन्हें जायज़ तरीके से लोकसभा से नहीं निकाला गया, बल्कि वो बेइज्जत करके उन्हें निकाला गया। जो वो एक पूरा मसला हुआ था जब वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे महिला पहलवानों ने, उसके बाद उन्हें जाना पड़ा था। और तो और वो ये भी कह रहे हैं कि कोशिश तो रहेगी, अब ये सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि कोशिश तो रहेगी अपनी ही पार्टी से जाऊं, लेकिन बाद की बाद में देखेंगे। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है बृजभूषण शरण सिंह का, क्योंकि वो पिछले दिनों अखिलेश यादव की भी तमाम मुद्दों पर तारीफ करते नजर आए हैं। ऐसे में अवध की कई सीटों पर अपना असर रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह की आने वाले दिनों की राजनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा से। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपके साथ हमारी नए साल में ये पहली मुलाकात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज जी, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। जी, तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैंने जो बयान बताया बृजभूषण शरण सिंह का एक बार फिर पढ़ देता हूं। बयान ये था कि लोकसभा से मुझे जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत हटाया गया। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। अगर जिंदा रहा तो एक बार लोकसभा जाऊंगा। कोशिश तो रहेगी अपनी ही पार्टी से जाऊं, लेकिन बाद की बाद में देखेंगे। क्या मतलब है इसका? ये दर्द बृजभूषण शरण सिंह का उस वक्त भी था जब ये घटनाक्रम हुआ था, और तब एक बार इतनी जोर से बात हुई थी कि वो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, पार्टी से निष्कासन होगा उनका। लेकिन खैर सांसद हुए, फिर ये हुआ कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के तौर पर उनके बेटे को चुनाव लड़ाया गया। और क्योंकि ये भी बहुत साफ मैसेज था, अगर उस दौर को याद कीजिए तो उन्होंने एक बल्कि घोषणा कर दी थी कि अयोध्या में वो साधु संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। और अब भी ये जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, इसके फौरन बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने नंदिनी नगर में एक बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन कर दिया है। तो बृजभूषण को ये दर्द तो है, और बृजभूषण शरण सिंह इतनी आसानी से हारने वाले भी नहीं है। हालांकि बीजेपी को तब भी ये लगा था कि बृजभूषण का नाराज होना बहुत नुकसानदायक होगा, और हालांकि लोकसभा में बहुत ही खराब प्रदर्शन भाजपा का रहा, मगर फिर भी वो सीट तो जीती गई बीजेपी, जहां से बृजभूषण ने अपने बेटे को, मतलब उनके बेटे को पार्टी ने टिकट दिया था। अब बृजभूषण शरण सिंह के साथ दो दिक्कतें हैं। एक तो वो अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं, खुद को, अपने आप को वापस अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं खुद की। वो डमी कैरेक्टर है नहीं। तो ठीक है, बेटा अपनी जगह पे है, बाकी कुछ हो, लेकिन बृजभूषण का जो मिजाज है वो डमी की तरह का नहीं, वो खुल के खेलने वाले हैं। अब याद कीजिए 2008 में भी बीजेपी से निष्कासित हुए थे, और बीजेपी ने 8 में जब उनको निकाला तो 2009 में कैसरगंज की सीट उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ी थी और जीत गए थे। तो बृजभूषण लड़ाकू आदमी है, और इलाके में अब उनके जो एक वक्त में विरोधी हुआ करते थे पंडित सिंह, वो भी नहीं रहे। तो मैदान एक तरीके से कहिए कि बृजभूषण के पास है, और उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी जो है वो तय कर ले। पार्टी ये तय कर ले कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही स्वीकार करना है कि नहीं करना है, और नहीं तो रास्ते तो राजनीति में हमेशा खुले रहते हैं। उन्होंने विंडो खोल दी। नहीं तो वो ये भी कह रहे हैं कि जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
और जैसा कि आपने कहा कि वो पहले भी सपा से चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले इटावा में जो कथावाचक कांड हुआ था, पूजा पाल का समाजवादी पार्टी से निष्कासन हुआ था, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के समर्थन में नजर आए हैं। भले ही सीधा सीधा ना कहा हो, लेकिन जब भी सवाल पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो अखिलेश यादव के समर्थन में ही रहा है। तो क्या मतलब निकाला जाए कि वो 2009 की तरह, हाँ 2009 की तरह फिर सपा में भी जा सकते हैं? देखिए, पिछले कई सालों के इतिहास को अगर आप देखें इस इक्वेशन के बीच में अखिलेश यादव और बृजभूषण शरण सिंह का, तो बृजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ एक बार ये कहा है कि अखिलेश यादव गलत सलाहकारों से घिरे हैं। इसके अलावा वो हमेशा कहते हैं कि मुलायम सिंह के बेटे हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत वो हैं। और जिस घटना का वो जिक्र कर रहे थे कि मेरी मदद की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे खिलाफ सब लोग बोल रहे थे तो अखिलेश यादव चुप रहे। तो एक परस्पर सम्मान और मौन समर्थन, ये रणनीति तो दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज और वो कहते हैं कि अखिलेश यादव यदुवंशी क्षत्रिय हैं और मुलायम सिंह के बेटे हैं। तो ये जो, जैसे राजनीति में ना कोई इस तरह से बातें ऐसे नहीं होती हैं, लेकिन अखिलेश यादव को देखिए तो देखिए, अवध क्षेत्र में क्षत्रिय बिरादरी फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं दिख रही थी। रघुराज प्रताप सिंह उधर खेमे से बाहर हैं और वो भाजपा के साथ हैं, मतलब पार्टी तो उनकी अपनी है, लेकिन उधर हैं। अभय सिंह हुआ करते थे, वो भी फिलहाल भाजपा के भीतर हैं। अरविंद सिंह गोप एक बड़े नेता, लेकिन वो शांत फिलहाल हैं। लेकिन अखिलेश यादव को समझने वाले ये समझते हैं कि वो चुपचाप की रणनीतियों पर भी उतना ही काम करते हैं जितना वोकल करते हैं। तो और उनका भी जो मिजाज है वो आसानी से हार मानने वाला नहीं। तो अब जब पूरा परिदृश्य ऐसा है कि जहां पर माना जा रहा है कि जो राजपूत बिरादरी है, जो क्षत्रिय समाज है, वो पूरी तरीके से लामबंद है योगी आदित्यनाथ के पीछे, उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो बृजभूषण एक ऐसे नेता रहे हैं जो कभी इस झंडे के नीचे नहीं आए। तो वो इक्वेशंस किस तरह से बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो ये एक आपसी समझदारी जो चल रही है, वो समझदारी तो कुछ ना कुछ इशारा दे रही है। जी, तो चलिए, वो जाएंगे आगे, पार्टी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पार्टी उन्हें टिकट देगी नहीं देगी, ये अगर हम यहाँ पे होल्ड करते हैं इस सवाल को भविष्य के लिए, तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर चर्चा, अगर बृजभूषण शरण सिंह ऐसा बयान देते हैं तो इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो जाती है? यानी असर क्या है बृजभूषण शरण सिंह का, जो उनका एक इस तरह का बयान इतना महत्वपूर्ण, इतना अहम हो जाता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव को लेकर कभी संशय कभी रहा ही नहीं। जो गोंडा का पूरा इलाका है, गोंडा और बहराइच का जो सीमावर्ती क्षेत्र तक जाके लगता है, बृजभूषण शरण सिंह ने समय समय पर बड़े मोर्चे लिए हैं। एक जमाने में रिजवान जहीर की तूती बहराइच में बोलती थी और उनको भी चुनौती बृजभूषण ने दी। पंडित सिंह को लगातार चुनौती देते रहे, और अब ये दोनों, रिजवान जहीर का पतन हो चुका और पंडित सिंह रहे नहीं, तो एक तरीके से एक छत्र साम्राज्य है। और बृजभूषण की ताकत का आप अंदाजा, बस लोग राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस तरह से लगाते हैं कि बृजभूषण का खिलाफ होना किसी के लिए भी कम से कम 10 के आसपास विधानसभा सीटें और 2 से 3 लोकसभा सीटें प्रभावित करता है, और यही ताकत है बृजभूषण की। तो बृजभूषण भी इस ताकत को समझते हैं। उन्होंने अपने आप को भी समझा। आप देखिए, 10 साल से के करीब उत्तर प्रदेश में सरकार होने जा रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री में, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने प्रशासन को भी नहीं बख्शा,
पार्टी को भी नहीं बख्शा और उन्होंने गोंडा के भीतर अपने आप को हमेशा जो है मुखर बनाए रखा। तो वो जो कहा जाता ना कि भारतीय जनता पार्टी में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ज्यादातर खामोश हो गए हैं या उनकी बहुत नहीं चलती है, तो वहां भी वो लड़ते रहे, वहां भी वो बोलते रहे। तो एक जैसे इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, अब वो बियॉन्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी ब्रजभूषण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका जो नेटवर्क है, खास तौर पे उन्होंने जो स्कूल कॉलेजेस का नेटवर्क जिस तरह से खड़ा किया है, वो एक बड़ा समर्थन वर्ग उनका तैयार कर देता है। कार्यकर्ता भी बहुत उनके कमिटेड हैं। तो मैं अभी आपको जिक्र करूं, परसों की बात है, ये 31 तारीख की बात है। 31 तारीख को मैं लखनऊ से बाहर जा रहा था और आगे ब्रजभूषण का काफिला इन्हीं धर्माचार्य को लेके जा रहा था। तकरीबन 50 गाड़ियों का काफिला था और बाराबंकी से लेके और अयोध्या तक के पूरे रास्ते में इतने स्वागत हो रहे थे। तो वो कुल मिला के क्या है, ये सब शक्ति प्रदर्शन होता है जी। और शक्ति प्रदर्शन उन्होंने बखूबी किया। तो अब आप कड़ियों को जोड़िए, यूपी तक के पॉडकास्ट में वो बयान आना और उसके बाद फिर शक्ति प्रदर्शन होना, फिर धर्माचार्यों को अपने साथ लेकर के जाना। तो कुल मिला के वो ये स्थापित कर रहे हैं कि मुझे मेरी शर्तों पर रखो, छेड़ो मत। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन का एक जाना माना चर्चित युवा चेहरा रहे हैं। उस वक्त वो राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से उनकी बयान और फोटोग्राफ्स छपा करते थे, अब वो आप आर्काइव में हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अब एक और बयान सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह का उसी पॉडकास्ट में। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक को वो कहते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में ना बुलाए जाने पर ब्रजभूषण कहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि और सीनियर राजनेता होने के बावजूद मुझे न्योता नहीं दिया गया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। जब तक जिंदा हूं इस बात का अफसोस रहेगा, ये धोखा था। दूसरी बार जब न्योता आया तो मैंने खुद हाथ जोड़कर मना कर दिया, क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। अब इस बयान में भी सुनिए कितनी तल्खी है, किससे नाराजगी किससे है उत्कर्ष जी ब्रजभूषण शरण सिंह की। देखिए, सीधी बात है कि उनकी नाराजगी फिलहाल प्रदेश नेतृत्व से है। इसमें कहीं कोई ढका छुपा मामला नहीं है। और दूसरी बात देखिए, अयोध्या के आंदोलन की बात जो है ना, ब्रजभूषण की जड़ों को समझिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में पढ़ते थे, छात्र राजनीति करते थे, वहीं उनकी दबंगई के चर्चे हुए। तो वो जो एक प्रभाव उन्होंने, एक रिश्ते प्रभाव जो भी बनाई, तब से उन्होंने इसको वक्त बे वक्त मजबूत करते रहे। अयोध्या के भीतर जितने धर्माचार्य हैं, जितने महंत और संत, जितनों की गद्दियां हैं, आप ये मान लीजिए कि कोई ब्रजभूषण की ताकत से बाहर नहीं है। वो सम्मान भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। तो वही उसी का नतीजा था कि उन्होंने जब कहा कि हम सम्मेलन करेंगे अयोध्या में, तो सबके हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि एक के बाद एक सभी गद्दियों के महंतों ने समर्थन देना शुरू कर दिया था। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना जो नेटवर्क बनाया है, अगर उस पे वो चाहें, उनकी ये हैसियत है कि वो इवन आज भी विश्व हिंदू परिषद के आधार को अयोध्या में तो डिगा सकते हैं, हिला सकते हैं। इस बात को कहने में कोई बहुत अतिरंजना नहीं है। वो सब लोग उनके साथ जो उनको जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि उनका जो उनकी पकड़ है, उनके संबंध हैं, वो बहुत मजबूत है। तो ऐसे में ब्रजभूषण ये जो दर्द की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक जो अपना दिल खोल रहे हैं समय समय के दुखों को लेकर के, वो बिल्कुल पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और वो पॉलिटिकल मैसेजिंग दोनों तरफ है।
बिल्कुल। बिल्कुल। एक बात और आपको याद, आपके साथ हमने लगातार चर्चा उस पे की थी, शायद वो जुलाई का महीना था, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात दोनों के बीच में तकरीबन 30-31 महीनों के बाद कोई 1-to-1 मुलाकात हुई थी। बड़ी चर्चा हुई कि इस मुलाकात का सबब क्या है, इस मुलाकात के बाद जो भी नाराज़गी तलखी थी वो दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब लगभग 4-5 महीने बीत गए हैं, ऐसा तो कुछ होता नज़र आता नहीं है। लगातार बयान जो हैं वो इस तरह के आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के। तो उस मीटिंग में क्या कोई आइस ब्रेक नहीं हुआ था? क्या वो मीटिंग बस एक मीटिंग थी, उसका कोई फॉलो अप नहीं था? आप याद कीजिए उस मीटिंग के बाद बृजभूषण का पहला बयान क्या था। मुझे बुलाया गया था तो मैं गया, और बहुत कैजुअली उन्होंने इस मीटिंग को तब भी वो कर दिया था। तो ठीक है, एक कर्टसी मीटिंग रही होगी, बतौर सांसद वो अपने क्षेत्र की बात भी कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा तालमेल तो नहीं देखने को मिला प्रदेश सरकार के साथ बृजभूषण शरण सिंह का। ये अलग बात है कि वहां के जिला प्रशासन को लेकर बड़ी उनको शिकायतें थी और सार्वजनिक शिकायतें थी, बहुत बयान उनके आए, वीडियोस वायरल हुए और उसके बाद चीजें ये सब कुछ हुआ। लेकिन बृजभूषण का रुख अचानक टर्न हो गया हो उस मीटिंग के बाद, बृजभूषण ने कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को लेके कोई बयान दे दिया हो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत मजबूत है और हम सब लोग पार्टी में हैं, बल्कि वो तो पार्टी को लगातार चुनौती देते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने कहा ना कि बृजभूषण शरण सिंह का जो मिजाज है वो एडजस्टमेंट वाला नहीं है। वो एक दबंग नेता है। वो चाहे कुश्ती संघ में देख लीजिए आप उनको, चाहे वो उनकी स्थानीय राजनीति में देख लीजिए, और या अब जब ये सारी बातें जेर बहस हैं तो देख लीजिए, उनकी शैली वही है, उनकी स्टाइल वही है। वो सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं। और माई वे और हाईवे, तो माई वे इज माई, यू हैव टू डिसाइड। बिल्कुल। ये क्या देखते हैं आप, क्योंकि महत्वपूर्ण तो है ही 2027 के चुनाव की, हमने अब कम से कम 1 जनवरी 2026 के बाद तो उल्टी गिनती, काउंटडाउन ही शुरू कर दिया है। ऐसी सूरत में एक इतना सीनियर जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, शायद 7 बार के सांसद, 6-7 बार के, ऐसी सूरत में ये जो तेवर हैं बृजभूषण शरण सिंह के, इन्हें अब आप आगे क्या ये पूरी पॉलिटिक्स को आप आगे कैसे देखते हैं? पॉलिटिक्स, अब सवाल बृजभूषण के अपने का नहीं रह गया। बृजभूषण को किसी भी नेता की ताकत, किसी भी सांसद की ताकत अपने क्षेत्र में विधायकों को चुनाने की है। बृजभूषण आइसोलेशन में इलेक्शन लड़ने वाले आदमी है नहीं। वो, उनका बहुत साफ ये मैसेज भी होगा कि इस पूरे इलाके में टिकटों का बंटवारा जब हो तो उनके राय के हिसाब से हो। अब बात वहां तक है, और राजनीति तो संधियों और दुर्भिसंधियों का मेल है। तो अब जब 400 दिन के करीब बचे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, हम मान के चल रहे हैं, अगर पिछले समय को देखें तो तकरीबन 400 दिन और बचे हैं। 400 दिन के भीतर बहुत कुछ बदलेगा उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे छत्रपों के पाले फिर से निर्णय लिए जाएंगे। कौन कहां आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, इधर से भी और उधर से भी। तो अब जैसे कुछ इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं, स्थानीय स्तर पे हुए हैं, पार्टी को नया मुखिया मिला है, उसके आने के साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी चिपक गई और उसको लेकर के भी फिर काफी पेशबंदी करनी पड़ रही है। तो बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अगले हम देखेंगे कि होली का वक्त आते आते दोनों सेनाओं की शक्ल कैसे बदलती है,
उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, अगला 6-7 महीना जो है उत्तर प्रदेश का। ब्रजभूषण शरण सिंह उससे अलग नहीं है। ब्रजभूषण सिंह भी उसी रणनीति पर हैं, ऐसे मौके पर अपनी ताकत को और बढ़ाना, अपनी जी ताकत को और दिखाना, और अपनी ताकत के दम पर वो राजनीतिक सौदे तय करना। बिल्कुल। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के पूर्व सांसद, कद्दावर नेता, बाहुबली नेता, जिनके बेटे भी बीजेपी से एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा बयान देकर पूरी चर्चा छेड़ दी है, कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि मैं लोकसभा में दोबारा ज़रूर जाऊंगा, कोशिश रहेगी अपनी पार्टी से जाऊं, वरना बाद का बाद में देखेंगे। यानी हर हाल में चुनाव तो मैं लड़ूंगा, भले ही वो बीजेपी से हो या किसी और पार्टी से। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जैसा कि डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने बताया कि गोंडा के इलाके में, अवध क्षेत्र में दर्जन भर विधानसभा सीटों पर उनका असर रहता है, और इसके अलावा वो आप उस आंकड़े को भी छोड़ दें तो वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, हेडलाइंस बटोरते हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस नेता का अगला रुख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए भी। आने वाले दिनों में हमारी इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर लगातार नज़र रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।